नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद प्रदीप में आपका स्वागत है। आज से हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में सर्वप्रथम हम लोग भारत का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत का भूगोल पढ़ने के बाद हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे स्टार्ट करते हैं आज भारत का भूगोल में। भारत की भौगोलिक स्थिति। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए आगे हम लोग इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, भारत का ये मैप है। सॉरी, सबसे पहले भारत नाम क्यों पड़ा? इसका नाम आर्यावर्त, उत्तर भारत में बसने वाले आर्य के नाम पर किया गया। इसका नाम क्या क्या है? आर्यावर्त है। आर्यावर्त में क्या बोला गया? उत्तर भारत में बसने वाले आर्य के नाम पर किया गया। इन आर्यों में सबसे शक्तिशाली राजा क्या था? राजा का नाम था भरत नाम था, तो उन्हीं के नाम पर भारत बोला गया। और दूसरी बात है कि वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी था। यहाँ दो बात होती है, यहाँ पे तीन नाम दिया गया है इंडिया को, लेकिन एक भारतवर्ष दिया गया है, एक हिंदुस्तान दिया गया है, एक दिया गया इंडिया दिया गया है। तो भारतवर्ष में भारतवर्ष का नाम उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया, जिसमें शक्तिशाली राजा था। शक्तिशाली राजा कौन थे? भरत थे। उनके नाम पर भारतवर्ष कहलाया। दूसरा है कि वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिससे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। दूसरा, यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा तथा इस देश को इंडिया कहा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा देश का नाम जो है दो स्थिति पर दिया गया है, एक नदी के आधार पर दिया गया, एक वहाँ के शक्तिशाली राजा के आधार पर दिया गया। और ऐसे भी किसी भी देश का नामांकन जो होता है इसी के आधार पर किया जाता है। या कोई जैसे कि इसमें दिया गया है कि राजा के नाम पे, नदी के नाम पे, तो भारत का नाम यही दोनों का नाम पे पड़ा था। जैसे शक्तिशाली राजा भरत थे, उनके नाम पे भारतवर्ष पड़ा, इस तरह से भारत नाम पड़ गया। दूसरी बात है कि वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ पे था? सिंधु नदी किनारे में था, सिंधु घाटी में था। तो सिंधु घाटी के जब ईरानी हमारे देश में आए तो उस समय उनको जब सिंधु नदी को वो हिंदू नदी कहा, और इसलिए हिंदू नदी के कारण पूरे क्षेत्र को हिंदुस्तान कह दिया गया। और जब हम यूनानियों ने हमारे देश में जब आए तो देखा कि सिंधु घाटी को में जो नदी उपस्थित थी, सिंधु नदी, उनको इन्होंने इंडस कहा, इस कारण उनका नाम इंडिया कहा। अब हम लोग आते हैं भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति कैसे है, ठीक ना? भारत कहाँ पे बिलोंग करता है? आप देखिए, एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में भारत विविधताओं का देश है। आप देखिएगा कि एशिया महाद्वीप को मैप देखिए, ठीक ना? और एशिया महाद्वीप के नीचे आइएगा तो मिडिल पार्ट में इंडिया जो है ना मध्य भाग में आता है और साउथ में आता है। तो दक्षिण भाग का एक बहुत विविधताओं का देश है। आप खुद पता है यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज बोले जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द धर्म रिलीजन्स हैं, धर्म यहाँ पे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कल्चर यहाँ पे बिलोंग करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यहाँ पे रहने का तरीका, वेशभूषा है, सब कुछ अलग अलग है। तो यह विविधताओं का देश है। यह चतुष्फलकीय आकार का है। आप देखिएगा इंडिया का मैप चतुष्फलकीय आकार का है। इसमें उत्तर में क्या है कि उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत है, मध्य में विशाल नदी के द्रोणी है, उत्तर पूर्व यानी कि आप असम साइड में चले जाइए, असम हो गया जो 7 सिस्टर स्टेट, उत्तर पूर्वी राज्यों में और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं और मरुस्थल रेत है, विस्तृत विस्तार है। यहाँ पे मरुस्थल भी है। अगर भारत के पश्चिमी एरिया में चला जाए, पश्चिम भाग में चला जाए, तो राजस्थान, कच्छ, जो भी चीज़ है ये सब चीज़ क्या है, पूरा मरुस्थल है ये। यह उत्तर हिमालय, ये क्या है, उत्तर में क्या क्या है? हिमालय है। उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब आइए उत्तर पूर्व में
पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर के सीमांकित रेखाएं, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत बोला जाए, भारतीय उपमहाद्वीप बोल दिया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप बोलने का कारण इसलिए है क्योंकि भारत की स्थिति जो है, उत्तर में हिमालय है और उत्तर में पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत हैं, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण विशाल हिंद महासागर के सीमांकित एक रेखा है, सीमाएं हैं। जो सीमाएं जो हैं बहुत लंबा सीमा है। इस जो लंबी सीमा के कारण, जो लंबी तटवर्तीय सीमा है हमारे देश का, जो समुद्र एरिया में है, इस कारण से हम इस भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। और उपमहाद्वीप के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, जैसे पाकिस्तान आ जाता है, फिर आपका नेपाल आ जाता है, फिर भूटान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाएगा, फिर इस तरह से भारत है। यानी कि भारत के उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश हैं। एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। पहला ऑप्शन पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन। तो इसमें चीन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें चीन नहीं है। कौन कौन है? 5 याद रखिए, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, 5 देश हैं। अब भारत की स्थिति क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? भारत की स्थिति क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। जैसे पहला स्थान कौन है क्षेत्रफल में? सबसे ज़्यादा है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है भारत आता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है भारत। भारत का क्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो भारत, आपको ग्लोबल में देखिए, आप ग्लोबल में देखिए तो भारत स्थिति क्या पे है, और क्षांशीय और देशांतरीय के भाव से देखिए तो भारत जो है कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। अगर मैप को 4 भाग में बांटा जाए, पूरे ग्लोब को 4 बांटा जाए तो भारत स्थिति देखिएगा कि यह उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में है। देशांतर के हिसाब से पश्चिमी में चला जाता है, और उसको जब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग अक्षांश के रूप में देखते हैं तो उत्तरी में चला जाता है। तो यानी इस तरह से बोला जाता है कि भारत की स्थिति जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। समझे? बात समझ में आया? एग्जाम्पल लेकर चलिए, आप देख लीजिए। आप इक्वेटर के ऊपर को बोला जाता है उत्तरी अक्षांश, नीचे बोला जाता है दक्षिणी अक्षांश। भारत की स्थिति है उत्तरी अक्षांश में है, क्योंकि भारत 8 डिग्री 8.4 या 6.4 से माना जाता है। 8.4 माना जाता है कन्याकुमारी, और 6.4 मतलब अंडमान निकोबार का, जो अंडमान निकोबार से माना जाता है वहाँ पे। अब देखिए वहाँ पे अंडमान निकोबार में है, कौन सा है बता देते हैं आपको मैं, इंदिरा पॉइंट है जो 6.4 पे आता है, 6.6 डिग्री 4 मिनट के जो देशांतर पे अक्षांश पे आता है वो आता है। तो यानी कहने मतलब है कि जियो से ऊपर है, यानी कि नॉर्थ गोलार्ध में चला गया। अब आइए दूसरी बात देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि अब देशांतर के हिसाब से देखिए, अब हमारा देश का जो देशांतर है, अब देखिए वहाँ पे इनिशियल कितना पे है, 68.7 है। फिगर में देखिए आप 68.7 है, जो गोमाता है, जो गुजरात के पश्चिमतम बूंदी है, और दक्षिणतम सबसे इधर के देखिए आपको क्या बोलते हैं, सबसे पूर्वी भाग को देखिए 97.25। यानी कहना मतलब कि ये जो देशांतर की जो सीमा है वो बिलोंग करता है पूर्वी में पार्ट पड़ता है, क्योंकि आप जैसे ही आप ग्लोब को पार्ट डिवाइड करते हैं तो जीएमटी को 0 डिग्री माना जाता है, जीएमटी को लेफ्ट साइड को हमेशा वेस्ट माना जाता है, और जीएमटी को जो राइट साइड होता है उसको ईस्ट माना जाता है। तो इस तरह से हमारा भारत की जो भौगोलिक स्थिति हो गई वो हो गई पूर्वी भाग में पड़ गई, इसलिए पूर्वी गोलार्ध में पड़ा। अब हम लोग भारत की मुख्य दक्षिण में देखिए, भारत का दक्षिण का मुख्य भूमि पे है तो 8.4 डिग्री है। लेकिन अगर देखा जाए कि भारत की संपूर्ण भूमि को देखा जाए तो देखा था 6.4 डिग्री पे इंदिरा पॉइंट है, और 8.4 पे कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और 6.4 कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कहाँ पर हमेशा पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है। इंदिरा पॉइंट हमेशा बोलना है कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है, वो ग्रेट निकोबार द्वीप में पाया जाता है इंदिरा पॉइंट। अब देखिए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कि चारों
दिशाओं में बिंदु कौन सा है, मन की सबसे दूर बिंदु कौन है, मन की दक्षिण सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, उत्तर में सबसे निचला बिंदु कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, इस तरह से पढ़ते हैं। और हम अक्षांश की बात करते हैं। सबसे पहले हम अक्षांश की बात करते हैं कि हम लोग सबसे पहले हम लोग आइए नॉर्थ से साउथ की ओर। नॉर्थ से साउथ की ओर तो हमने आपने बताया अभी आपको कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर भारत का अगर मैप देखे, अगर एक्चुअली इंडिया का जो मैप देखा जाए तो मैप में देखा जाए तो मुख्य बिंदु जो मुख्य भूमि जो है ना, उसमें 8.4 डिग्री से देखा दिया जाता है दक्षिण में, ठीक ना। 8 डिग्री 8.4 से कन्याकुमारी 8.4 में आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी या केप कमोरियन बोलते हैं। तो 8.4 डिग्री से आप ऊपर 37.6 डिग्री जाइए, या इंदिरा कौल जो सबसे उत्तर बिंदु बोलता है, उत्तरतम बिंदु बोलते हैं, जो जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में है, ठीक है। ये भारत का सबसे भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर संपूर्ण भूमि का पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछिए, देखिएगा संपूर्ण भूमि पूछता है तो इंदिरा पॉइंट माना जाता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में, जो उसकी अक्षांश रेखाएं हैं 6.46 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखाएं हैं। अब आप आइए, अब दक्षिणतम बिंदु में आइए, सॉरी अब पूर्वी एंड पश्चिम में आइए। तो पूर्वी में क्या आता है कि हमारा आप देखिएगा, जब इंडिया का मैप देखिएगा ना, तो आपको जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जो है आपको सब टॉप पे दिखाई देता है। जब टॉप पे दिखाई देता है तो आप कहने का मतलब वहाँ के अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे एक है किबूथी एक जगह है, वहाँ अरुणाचल प्रदेश का सबसे अरुणाचल प्रदेश है और वो भारत का सबसे पूर्वी भाग है। वहाँ का अगर देशांतरी देखा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट है, 97 डिग्री 25 मिनट है। और पूर्वी भाग में आइए तो वो गोलमाथा बोलते हैं। जो गुजरात में है वो 68 डिग्री 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट पे है जो गुजरात में है। और ये भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, पश्चिमतम बिंदु है। और वो तो इस तरह से किबूथी जो था वो पूर्वोत्तर बिंदु था, सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर बिंदु था। अब आपको याद हो गया होगा कि उत्तर में कौन सा है, तो इंदिरा कौल। उत्तर में कौन सा है, इंदिरा कौल। उसका अक्षांशीय पॉइंट कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। और अब आइए दक्षिणतम में, भारत के मुख्य भूमि की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट। और दूसरी बात है कि इसमें दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी। अगर पूरे संपूर्ण भारत का बोला जाए तो इंदिरा पॉइंट है जो 6.6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। अब हम लोग पश्चिमतम भाग को देखा जाए तो पश्चिमतम भाग में गोलमाथा है, जिसकी देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट। और पूर्वोत्तर भाग में जाइए, पूर्वोत्तम बिंदु जो है वो है पूर्वी भाग का सबसे बिंदु कौन सा है, वो होता है किबूथी जो अरुणाचल प्रदेश में है, 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। इसी से हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग आते हैं अब कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी को जो हम लोग बोला आपको हमने, तो उसको केप कमोरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केप कमोरियन या कन्याकुमारी बोलते हैं, जिसकी अक्षांशीय रेखा कितना है, उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट है। अब अक्षांशीय और देशांतीय का विस्तार का प्रभाव किस तरह से पड़ता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो पिग्मेलियन पॉइंट जो है, पिग्मेलियन पॉइंट जो जहाँ पे आप बताया आपको कि जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो उत्तरी अक्षांश के 6 डिग्री 4 मिनट पे है, वो क्या है कि 2004 में सुनामी आई थी। सुनामी आने के कारण से क्या हुआ कि समुद्र जलमग्न हो गया। इस बिंदु पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से या पासन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। ये जो रेखा जो है, जो पिग्मेलियन पॉइंट है, या फिर बोलिए आप इसको इंदिरा पॉइंट बोल रहे हैं, वो भूमध्य रेखा से यानी इक्वेटर से वो 876 किलोमीटर दूरी पे है। ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, ये रेलवे जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका भारत दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट इक्वेटर से कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो 876 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अब हम लोग चर्चा करेंगे अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार का प्रभाव। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अक्षांश का प्रभाव किस तरह से पड़ता है।
भारत का अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार दोनों लगभग समान है। आप देखिएगा कि दोनों का समान है। आप घटाइए 8.4 डिग्री और 37 सॉरी यार 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट को दोनों को घटाइए आप, तो क्या मिलेगा? 29 पॉइंट समथिंग 30 के आसपास में आता है। अब इधर देखिए और नॉर्थ से ईस्ट देखिए, सॉरी ये पूर्व से पश्चिम से पूर्व देखिए, वो दोनों को घटाइए तो 97 डिग्री 25 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए 68 डिग्री 7 मिनट को आप देखेंगे तो 30 मिनट आ जाता है। यानी कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पूर्व से पश्चिम का विस्तार को जो अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार जो है वो समान है। परंतु आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार जो है समान है। ऐसा नहीं है कि भूमि समान है। यहाँ भूमि दोनों पे भूमि वास्तविक समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी जब देशांतर देखिए जब देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कम होते जाती है और जब इक्वेटर की तरफ आती है तो ज़्यादा होती जाती है। ठीक ना, हो जाती है। जबकि वही अक्षांशों में देखते हैं, अक्षांश को देखिए आप हमेशा देखिएगा कि हमेशा एक सर्किल में काटा जाता है इस तरह से। आप देखिएगा एक मान लीजिए एक तरबूजा लेते हैं, उसके बीच में काटते हैं, फिर उसको स्लाइस बनाते हैं। तो जैसे आप एक सलाद काटते हैं ना, सलाद एक खीरा लीजिए, खीरा को कैसे आप सलाद काटते हैं इसी तरह से। तो उसमें क्या होता है कि उस हर एक स्लाइस जो होता है ना, इसको सही से काटा जाए तो सही से एकदम हर एक को एकदम डिस्टेंस उतना ही मिलेगा आपको। लेकिन देशांतर में क्या होता है कि आपको देशांतर जैसे अब पोल की तरफ बढ़ते हैं, ध्रुव के बढ़ते हैं, तो वो डिस्टेंस जो है तो घटती जाती है। इस कारण से क्या होता है कि देशांतर जो होता है इस कारण से डिस्टेंस कम पड़ जाता है। और इसलिए हमेशा आप देखिएगा कि भारत की जब मैप देखिएगा तो पूर्व से पश्चिम की जो डिस्टेंस जो है वो 29,33 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का मेरा विस्तार जो है वो है 3214 किलोमीटर है। आप गौर से कीजिए, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये दोनों के बीच के दूरी में भारत के उत्तर से दक्षिण का वास्तविक दूरी एवं पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी के बीच का डिफरेंस जो है 281 किलोमीटर है। आप देखिएगा। ठीक ना, क्यों ऐसा हुआ भाई? क्योंकि देशांतर जो विस्तार है वो ध्रुव की ओर जाने पर क्या होता है, डिस्टेंस घटने लगती है। डिस्टेंस घटने लगती है तो क्या हुआ, यानी कि जो पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार होगा वो कम गया, क्योंकि हमारा जो है इक्वेटर से ऊपर है ना। आप एक गौर तो कीजिए, इक्वेटर से ऊपर है और दूसरा बात है कि ये पूर्वी भाग में है, तो कहने का मतलब कि आपका डिस्टेंस तो घट ही रहा है ना। और दूसरी बात है कि आप अक्षांश के विस्तार देखिए, तो अक्षांश में क्या होता है कि हर एक जो लाइनिंग होते हैं, हमारा जो डिग्री होते हैं, हर एक डिग्री के बीच का जो एंगल है, जो डिस्टेंस है वो समान होता है। चाहे पोल पे ले लीजिए या आप इक्वेटर पे ले लीजिए, किसी भी जगह पे ले लीजिए, तो हमेशा एक समान है। इसलिए भारत के जो नक्शा को देखिए, उत्तर से दक्षिण को देखेंगे आप तो हमेशा डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है और पूर्व से पश्चिम को जाता है तो कम पड़ जाता है। इसलिए भारत का जो बोला जाता है ना कि भारत का जो आकार है चतुष्फलकीय है। आप गौर कीजिए, मतलब कि अगर 281 को हटा दिया जाए तो अब ये अगर इतना बड़ा ग्लोब का मैप है, इंडिया का मैप है, अब इसमें 281 को हटा दिया जाए तो कंपेरिजन में बहुत कम है किलोमीटर। तो इसको अब देखा जाए मैप को तो चतुष्फलकीय है। ठीक ना, अब हम लोग अक्षांश का विस्तार प्रभाव देखते हैं। पहले देखिए अक्षांश का विस्तार आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कर्क रेखा जो है हमारे देश को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। कर्क रेखा जिस जिस स्टेट से जाती है वो ऊपर में उत्तरी भाग को उत्तर भारत बोलते हैं और दक्षिण भारत को दक्षिणी भारत बोलते हैं। ठीक है, अब कर्क रेखा कितने डिग्री पर होती है? तो कर्क रेखा 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है और ये भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? शुरुआत से देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची। एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि किस देश की राजधानी से कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड की राजधानी रांची से गुजरती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, और पड़ोसी देश बांग्लादेश से गुजरती है। हमारे देश पड़ोसी देशों में पूछा जाएगा तो पड़ोसी देश कैसे गुजरती है, तो बांग्लादेश से गुजरती है। और यह 23 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ये उत्तर में देखा जाए
चाहे सबसे पहले देखिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा के जो आसपास जो हमेशा मौसम जो रहेगा ना, जो वहाँ का जो आपका अक्षांशों का जो विस्तार रहेगा, तो उष्ण कटिबंधीय रहेगा वहाँ पे, उष्ण रहेगा, थोड़ा सा गर्मी गर्मी फील होगा वहाँ पे, ज़्यादा गर्मी रहेगा, गर्मी एकदम ज़्यादा 23 डिग्री अक्षांश से सूरज की किरणें पड़ती, ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे, तो उष्ण का मौसम रहेगा वहाँ पे। अब आइए कर्क रेखा कि आपको बताया है कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, ठीक ना, उत्तरी भारत है, दक्षिणी भारत है, ठीक है। दक्षिणी हिस्सा में कौन सा तापमान होता है, तो दक्षिणी हिस्सा में जो क्योंकि दक्षिणी हिस्सा इक्वेटर के नज़दीक है, तो क्या होता है कि उसमें उष्ण कटिबंधीय होता है, ठीक ना। और वही जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, तो वैसे वैसे सूरज की रोशनी का प्रभाव कम पड़ते जाता है, ठीक ना। तो होता क्या होता है कि सूरज की किरणें जो होती है तिरछा हो जाती है। इस कारण से क्या होता है कि सूरज की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाता है। इंटेंसिटी कम होने से क्या हो जाता है कि अब वहाँ पे जो सूरज का जो इंटेंसिटी कम हुआ, तो यानी कि वहाँ की गर्मी कम पड़ेगी। यानी कि कर्क रेखा का दक्षिण पार्ट देखा जाए, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दक्षिणी पार्ट में, जैसे दक्षिणी उत्तरी पार्ट की जगह जैसे सूर्य की किरण इक्वेटर पे है, आपको पता होना चाहिए कि सूर्य की किरण इक्वेटर पे सीधे पड़ती है, ठीक ना। तो जैसे जैसे सूर्य घूमती है, चाहे पृथ्वी घूमती है, तो उस कारण से जो रोटेशन होता है, तो आप देखिएगा कि साउथ पार्ट में, हमारे इंडिया में नॉर्थ पार्ट में धीरे धीरे कम आती है। तो क्या होता है कि उस टाइम पे वहाँ पे जो वहाँ का जो मौसम होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे, या कोष्ण शीत कटिबंध बोलते हैं, ठीक ना, या उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं, उसको उपोष्ण कटिबंध बोला जाता है। उपोष्ण गर्मी और ठंडा दोनों होता है वहाँ पे, ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा ठंडा हो, नहीं, वहाँ उपोष्ण कटिबंधी बोलते हैं। ऐसे उपोष्ण कटिबंध यानी कि ठंडा है और गर्मी भी, थोड़ा सा मिक्स कम जैसा मौसम वहाँ पे है, इसलिए बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध, या बोलते हैं कोष्ण शीत कटिबंध। इसलिए भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पाया जाता है। अब दूसरी बात है कि अक्षांश के विस्तार को देखिए कि दिन का प्रभाव अधिक होता है, दिन रात का प्रभाव देखिए। अब देखिए अक्षांश के प्रभाव से, अब देखिए जितना अक्षांश अधिक पे होगा ना, अधिक अक्षांश विस्तार पर दिन का प्रभाव देखी जाती है। जैसे कि अधिक अक्षांश पे आप गौर कीजिएगा, केरल में जब हम दिन और रात में, केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में हम लोग चर्चा करते हैं कि दिन और रात में क्या अंतर होता है। सबसे छोटा दिन और सबसे बड़े दिनों में अगर हम वो देखा जाए तो 45 मिनट का अंतर होता है। वही जब लेह में जाते हैं तो लेह में यही अंतर 5 मिनट। लेह यानी जम्मू कश्मीर का, में अब तो लेह लद्दाख में आ गया, पहले जम्मू कश्मीर में था, अब केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वो लेह लद्दाख में आ गया। तो अब उसमें क्या हो गया कि 5 डिग्री का अंतर होता है। अब देखिए क्यों ऐसा हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो केरल जो है, केरल है कहाँ पे, ये आपका आसपास 10 डिग्री के आसपास से पड़ेगा, 10 डिग्री के आसपास से 10 डिग्री के आसपास में उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अक्षांश इक्वेटर से नज़दीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ रही है कंपेरिजन टू ऊपर से, तो ज़्यादा ही पड़ रही है ना। आप देखिए उत्तर के भाग से कंपेरिजन कीजिए और दक्षिण में देखिए, तो सूर्य की जो इक्वेटर के नज़दीक रहेगा तो वो ज़्यादा उस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो यानी कि यहाँ दिन ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी कम पड़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका दिन के जो वो है कम जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि केरल में दिन के जो अंतर है वो ज़्यादा होता है, और वही लेह लद्दाख में अब देखिएगा तो वहाँ पे आपको कम पड़ता है। और दूसरी बात यहाँ देखिए कि विषुवत रेखा से काफ़ी दूर की स्थिति भारत के उत्तरी भाग में, ये जो भी चीज़ हो रहा है, ये जो भी प्रभाव हो रहा है, आपको ये सूरज का इक्वेटर पे है, और इस कारण से सूरज का जो इंटेंसिटी है, लाइट जो तिरछा होना, इस कारण से प्रभाव से होता है। तो अब आते हैं देशांतरीय प्रभाव। देशांतर विस्तार का प्रभाव क्या होता है कि अब हमको पता होना चाहिए कि हमारे देश का देशांतर जो है, तो देशांतरीय विस्तार जो है 82.5 डिग्री के निकट है। 82.5 डिग्री है, वो कहाँ पे है भाई, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इस देशांतर को भारत का मानक देशांतर कहा जाता है। यह भी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, ऊपर से देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब ये पता होना चाहिए कि
ये डिसाइड कैसे होता है, ठीक ना। मानक रेखा जो होती है, मानक रेखा जो होती है, चुनने के समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपको कि वह देश के बीचों बीच से गुजरनी चाहिए। पहला चीज़ तो वो देश के बीचों बीच से गुजरनी चाहिए, और वह दूसरा कंडीशन होता है कि 7.30 के अंतराल में होना चाहिए। 7.30 के गुणक में होना चाहिए, उतना मल्टीप्लाई में होना चाहिए। आपको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, यानी कि 7 डिग्री इज इक्वल टू 28, और आधा जो मिनट है वो होता है 2 मिनट के बराबर होता है। 2 मिनट हो गया, यानी कि एक का मतलब है कि 30 मिनट, यानी कि 7 डिग्री 30 मिनट में करने का मतलब यह है कि आपको 30 मिनट के मल्टीपल फैक्टर में होना चाहिए आपको। पृथ्वी, ठीक है, इसलिए भारत को आप जब भी देखिएगा तो 7 डिग्री 30 मिनट के मल्टीपल फैक्टर में होता है, ठीक ना। तो भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच टाइम से, ग्रीनविच टाइम आपको बताया होगा कि उत्तरी अटलांटिक का एरिया में देखेंगे, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच से जो रास्ता से निकलती है, उत्तरी अटलांटिक के इस साइड से, जो कि यूरोप और अफ्रीका से को बीच से निकलती है, उसको ग्रीनविच टाइम बोलते हैं। वो 0 डिग्री माना जाता है वहाँ पे। 0 डिग्री के आपको बताया कि 0 डिग्री के लेफ्ट में जाएंगे तो वो पश्चिमी देशांतर होता है, और राइट में जाएंगे तो उसका पूर्वी देशांतर होता है। इस तरह से हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा जो मानक समय है, मानक जो देशांतर है, वो जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु गौरमाथा यानी जो गुजरात में है, गोलमोता बोलते हैं, सॉरी, गोलमोता, एंड पूर्वी बिंदु किबुथी के मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, अर्थात 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, यानी कि 30 गुने 4 इक्वल टू 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट या था 2 मिनट, यानी कि सूर्योदय जो होगा, सूर्योदय जो होता है पूर्वोत्तर राज्यों में, सूर्योदय कच्छ की तुलना में 2 घंटे पहले होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में क्या होगा कि सूर्योदय कच्छ की तुलना में 2 घंटे पहले होगा। इसीलिए बोला जाता है कि सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है। समझे। अब आइए, भारत का कुछ ऐसे देश हैं, अब मानक समय डिसाइड करते थे, कुछ ऐसे देश हैं जिनकी पूर्वी और पश्चिमी देशांतर इतना बड़ा है, उनका उतना बड़ा है कि उनको 2-3 भाग करना पड़ जाता है, 2 से 3 से ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर 6 हैं। इस तरह दोस्तों, आज हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति बस यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे भारत के जनांकीय एंड भौगोलिक आकार, प्रायद्वीपीय भारत। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत में केंद्र शासित प्रदेश, राज्य में केंद्र शासित प्रदेश, और वर्तमान में कितने स्थिति हैं, और कौन सा राज्य, कौन कौन सा क्षेत्र फ्रांस के अंतर्गत था, कौन सा पुर्तगाल के अंतर्गत था, जो कि बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन, पीसीएस एग्जामिनेशन में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। दूसरी बात है कि भारत एवं विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, कौन कौन सा देश है जो कि जलीय एवं स्थलीय दोनों सीमा से हैं, सिर्फ जलीय सीमा से है, जलीय सीमा भारत के साथ है, कौन जलीय स्थलीय सीमा भारत के साथ है, निर्धारित करता है। इस तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत जितने पड़ोसी देश हैं, जो उसमें हम लोग का जल क्षेत्र का जो बंटवारा हुआ है, भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत म्यांमार के बीच में जो हम लोग के साथ बंटवारा हुआ है, जो सीमा का निर्धारण किया गया है, तो किस तरह से निर्धारण किया गया, सीमा का निर्धारण किस तरह से किया जाता है, हम लोग सीमा का निर्धारण पढ़ेंगे। सीमा के निर्धारण में भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन के जो भी सीमा का निर्धारण है किस तरह से किया गया है, और कौन कौन सा आधार पे हम लोग आज बोलते हैं कि हमारा देश का ये सीमा यहाँ तक है, और पाकिस्तान का सीमा यहाँ तक है, या म्यांमार का सीमा यहाँ तक है। ये चीज़ एक समझौता हुआ था, उस कारण से हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग इस टॉपिक ख़त्म करके फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको वीडियो को पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।